एपिसोड 262। इस बारे में बोलते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंगजियो ने रास्ते में यिनयान क्षेत्र के पहले स्तर के साधना स्तर वाले कई योद्धाओं को देखा। तुम्हें पता है, ब्लैक फेरी माउंटेन को छोड़कर निचले 8 अमर पर्वत के प्रत्येक पर्वत पर 2000 से अधिक शिष्य हैं। उनमें से दर्जनों में यिनयान क्षेत्र के पहले स्तर के साधना स्तर वाला कम से कम एक योद्धा है। हालांकि यिनयान क्षेत्र के दूसरे स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। जब से लिंगजियाओ 8 अमर पर्वत में शामिल हुआ है, उसने केवल 2 लोगों को देखा है, मियाओ रेनफेंग और झोउ टोन। बेशक ब्लैक फेरी माउंटेन के स्वामी की गिनती नहीं की जा सकती। लिंगजियो यह नहीं देख सकता कि उस आदमी का साधना स्तर कितना भयानक है। ताई चियाई के साथ भी ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि अंतर अपेक्षाकृत बड़ा है। इसके अलावा ऐसे गुरु आमतौर पर अपनी खुद की साधना विधियों को छिपाने में अच्छे होते हैं। उनकी साधना को छिपाना असंभव नहीं है। जल्द ही लिंगजियो अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल के बाहरी हॉल में पहुंच गया। फिलहाल यही एकमात्र स्थान है जहां वह प्रवेश कर सकते हैं। अपनी वर्तमान पहचान और साधना के साथ वह मध्य हॉल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। आंतरिक हॉल की तो बात ही छोड़िए। ऐसा कहा जाता है कि अच्छाई को पुरस्कार देने और बुराई को दंड देने के हॉल में एक मुख्य हॉल है, जहां केवल ऊपरी 8 अमर लोगों में से उत्कृष्ट शिष्य ही प्रवेश करने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में, शीर्ष 8 अमर शिष्यों में से केवल शीर्ष 10 शिष्य ही प्रवेश के योग्य हैं। लिंगजियाओ अब उस तरह की जगह के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसे अब केवल बाहरी हॉल में मौजूद चीजों की ही परवाह करनी है। अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तो वह पहले योगदान के अंक बचा सकता है। वैसे भी उसे भविष्य में उनकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि 8 अमर पर्वत के बाहरी हॉल में वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। पिछली बार तियानलोंग कमर्शियल बैंक में उन्होंने जो भी औषधीय सामग्री खरीदी थी, वह सब यहाँ मिल सकती है। इस तरह वह योगदान बिंदुओं के वास्तविक मूल्य की तुलना भी कर सकता है। यिनयान नरक गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नरक फल को तियानलोंग कमर्शियल बैंक में खरीदने के लिए 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ केवल 20 योगदान अंक की आवश्यकता होती है। इस तरह 100 योगदान अंक मूलतः 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर हैं। और कुछ चीजें आप स्पिरिट स्टोन से नहीं खरीद सकते, लेकिन आप उन्हें योगदान अंकों से बदल सकते हैं। इस तरह का नरक फल अतीत में युहुआ टाउन के बाहर के 4 से ज्यादा बुरा नहीं है। उन्होंने नरक फल के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन बक्सियन काउंटी शहर में इसे 1 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों से खरीदा जा सकता है। बक्सियन माउंटेन पर 20 योगदान अंकों को 1 अंक से बदला जा सकता है। यही अंतर है। लोगों को वाकई ऊपर जाना है। वे जितना ऊपर जाएंगे, उन्हें उतनी ही अच्छी चीजें मिलेंगी। अगर वे छोटी जगह पर रहेंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो गुरु एकांतवास में हैं, वे दशकों बाद संसार में लौटने पर पाएंगे कि वे समय से पीछे हैं। इसे कहते हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। आप स्थिर हो जाते हैं जबकि दूसरे हमेशा प्रगति करते रहते हैं, और अंतर स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। हालांकि वह फिलहाल नरक फल के लिए इतना उत्सुक नहीं है। उसने केवल एक खरीदा है और उसे यिनयान नरक गोली में परिष्कृत करने की योजना बना रहा है। यह यिनयान नरक की गोली न केवल आधे कदम वाले यिनयान क्षेत्र के योद्धाओं को यिनयान क्षेत्र को तोड़ने में मदद कर सकती है, बल्कि सफलता के बाद खेती में सुधार का प्रभाव निश्चित रूप से यिनयान युवानली गोली से बेहतर है। युवानली और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के संदर्भ में यह एक 2 आयामी दृष्टिकोण है। यिनयान युवानली गोली के विपरीत, जो केवल युवानली की पूर्ति कर सकती है, लेकिन शारीरिक शक्ति की नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप कुछ अपने पास रखें। उन्होंने एक नरक फल के बदले में 20 योगदान अंक खर्च किए। बाद में लिंगजियो ने अपने गुरु युआनजुन और शेन डियान के लिए क्रमशः एक आत्मा रत्न के बदले में 30 अन्य योगदान अंक खर्च किए। युआनजुन और शेन डियान उसकी मदद करते समय आत्मा शक्ति का उपभोग करेंगे। अगर आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जल्द या बाद में गायब हो जाएगा। हालांकि पिछली बार उन्होंने तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के लिन फेग्युआन से कुछ खरीदा था, लेकिन जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा। मैं कहता हूँ, प्रशिक्षु, हमारे लिए योगदान अंक बर्बाद मत करो। अब तुम्हारी साधना में सुधार ही कुंजी है। देखो तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी चीजें बदली जा सकती हैं। युआनजुन ने याद दिलाया। हाँ गुरुजी, हम तभी सुरक्षित महसूस करेंगे जब आप मजबूत होंगे। शेन डियान ने ये भी कहा। अफसोस,
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि बाहरी हॉल में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए जो आदान प्रदान करने लायक हो। अभी मेरे पास स्टेपिंग ऑन द मून एंड फॉलिंग स्टार्स और मेटेओरिक स्वॉर्ड आर्ट है, जो मुझे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि चांद पर कदम रखना और तारे गिरना में केवल एक ही चाल है, लेकिन परिवर्तन के क्षेत्र में इसका अभ्यास करने में बहुत समय लगेगा। जहां तक उल्का पिन तलवार कला का प्रश्न है, मैंने अभी तक केवल परिवर्तन के क्षेत्र में पहले कदम का ही अभ्यास किया है और मुझे अभी दूसरे कदम का एहसास हुआ है। इसलिए मार्शल आर्ट के संदर्भ में वास्तव में इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। यह विविध है लेकिन परिष्कृत नहीं है। यदि यह आंतरिक हॉल में मार्शल आर्ट है तो लिंगजियो एक नज़र डालना चाहेगा, लेकिन उसे वास्तव में बाहरी हॉल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यह मत भूलो कि तुम्हें अपना अनंत जीवन मोहर छोटे लिंग परिवार के मार्शल आर्ट हॉल में मिला था। किसने सोचा होगा कि लिंग परिवार के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट है? इसलिए पहले एक नज़र डालो। अपनी दृष्टि से तुम निश्चित रूप से ऐसे खजाने खोज पाओगे जो दूसरे नहीं खोज सकते। युआन जुन ने याद दिलाया। ये सच है, मुझे एक बार देख लेने दो। ये सोचते हुए कि युआन जुन के शब्दों में अर्थ है, लिंगजियो ने बाहरी हॉल में सावधानी से घूमना शुरू कर दिया। केवल मार्शल आर्ट क्षेत्र ही नहीं, बल्कि उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में कुछ समय तक सावधानीपूर्वक रुककर काम किया ताकि कोई भी अच्छी चीज छूट न जाए। जैसा कि युआन जुन ने कहा, उनकी ताइची आंख सजावट के लिए नहीं है। दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट क्षेत्र में आदान प्रदान करने लायक कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक चिकित्सा क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। जादुई हथियार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। सामग्री क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। ये सामग्री क्षेत्र काफी खास है, जिसमें रिफाइनिंग उपकरण और रिफाइनिंग एरे के लिए सामग्री शामिल है। दवा को परिष्कृत करने के लिए कुछ सहायक सामग्री भी है। लिंगजियो ने 10 योगदान अंक खर्च किए और बहुत सारी सहायक सामग्री खरीदी। दूसरों को इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे दवा को परिष्कृत करने के लिए इनकी जरूरत होती है। ये सहायक सामग्री गोलियों के प्रभाव को काफी हद तक बेहतर बना सकती हैं, और ये बहुत सस्ती और किफायती भी हैं। अंततः वह थोड़ा ऊब गया और दवा को परिष्कृत करने के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन युआन जुन के आग्रह पर वह अंतिम क्षेत्र विविधता क्षेत्र में आ गया। तथाकथित विविध क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिन्हें योद्धा बाहर से लाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता था। कुछ बहुत सस्ते होते हैं, केवल एक योगदान बिंदु की आवश्यकता होती है, और कुछ सैकड़ों योगदान बिंदुओं के लायक होते हैं, और मूल्य अंतर बहुत बड़ा होता है। यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कोई विशेष सांस है? लिंगजियो अचानक रुक गया और उसकी नज़र एक अजीब पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। ऊपर से देखने पर यह पत्थर की मूर्ति कोई नई बात नहीं है। देखने में ये किसी साधारण परिवार के चूहे जैसी लगती है, लेकिन इसकी आंखें लोगों को एक अद्भुत शक्ति का एहसास कराती हैं। लिंगजियो ने अपनी ताइची आंख से जो देखा वह चूहा नहीं था, बल्कि अजीब कवच पहने एक योद्धा की छाया थी। वहां एक प्रबल आभा थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। ये कितने का है? लिंगजियो ने कुछ कारण पूछा। यदि आप चाहते हैं तो 30 योगदान अंक। आदमी ने लिंगजियो की ओर देखा और सहजता से कहा, 30 योगदान अंक? ये डकैती है। मास्टर, हम इसे नहीं खरीदेंगे। इससे पहले कि लिंगजियो कुछ कह पाता, शेनडियान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। इतनी ऊंची कीमत स्पष्ट रूप से एक घोटाला था। शेनडियन ने गुस्से से कहा, ये तो बस एक टूटी हुई मूर्ति है, इसका इतना मूल्य कैसे हो सकता है? 30 योगदान अंक यानी 150,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। मैंने कभी इतने उच्च मूल्य की कोई मूर्ति नहीं देखी। और इसके बगल में अन्य मूर्तियां भी हैं, और उनमें से कोई भी भयावह भौं और चूहे की आंखों वाले उस चूहे से अधिक सुंदर है। जब शेनडियन ने कीमत सुनी तो वह थोड़ा नाखुश हुआ और बोलता रहा। वास्तव में न केवल वह असंतुष्ट थी, बल्कि लिंगजियाओ को भी लगा कि कीमत थोड़ी ज्यादा थी। तुम्हें पता है, उसके पास अब कुल मिलाकर केवल 40 योगदान अंक बचे थे। अगर उसने इस चूहे की मूर्ति को बुनाया, तो वह जब भी उसे यह मिलेगी तो दूसरी अच्छी चीजें खरीद सकता है। इससे ज्यादा नहीं। ये दुख की बात है कि अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंड देने का ये हॉल आपसे कभी भी सौदा नहीं करेगा। चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, आप इसे बेचेंगे। अगर आप इसे नहीं भी बेचते हैं तो भी कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि ये योगदान बिंदुओं के लिए एक विनिमय है। भले ही आप इसे न भी खरीदें, आप स्वाभाविक रूप से इसे किसी और चीज के लिए विनिमय करेंगे। संप्रदाय को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आपके योगदान बिंदुओं का उपयोग किया जाएगा। फूल,
ये वास्तव में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा वीआईपी को प्रदान किए जाने वाले वीआईपी पॉइंट के समान है। आप केवल तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में ही चीजें खरीद सकते हैं और उनका उपयोग सीधे आध्यात्मिक पत्थरों के रूप में किया जा सकता है। ये तो बस आपको बांध रहा है। इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियो को लगा कि ताइची आंख उससे झूठ नहीं बोलेगी और मानव राजा का दूसरा कड़ाही जो उसके शरीर में सक्रिय था, एलियन बीस्ट कड़ाही, चूहे की मूर्ति के साथ कुछ विशेष संबंध रखता था। इससे लिंग जियो को अपने विचारों की ओर पुष्टि हुई। ये सिर्फ 30 योगदान अंक हैं। भले ही वे सभी इस बार खर्च हो जाएं, फिर भी संप्रदाय के पास निपटाने के लिए अन्य कार्य हैं। सबसे खराब स्थिति में वे इसे बाद में ही कर लेंगे। ये सोचते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, इसे मेरे लिए पैक कर दो। क्या आपको यकीन है? इस बार उपयोगिता क्षेत्र में मौजूद डीकन के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। जब से यह चूहे की मूर्ति यहाँ रखी गई है, यद्यपि कई लोगों ने इसके लिए पूछा है, कोई भी इसे खरीदने के लिए 30 अंशदान अंक खर्च करने को तैयार नहीं हुआ है। क्या सचमुच आज तुम ऐसे मूर्ख से मिले? हाँ, मुझे यकीन है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं ये चीज आप पर थोप नहीं रहा हूँ। यदि आप कोई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको कोई भी अन्य चीज सस्ते दाम पर दे सकता हूँ। आप इसे बस कुछ योगदान अंकों के साथ खरीद सकते हैं। डीकन को यह चिंता लग रही थी कि अगर उसने ये चीज लिंग जियो को बेच दी और लिंग जियो ने उस पर जबरन बिक्री के लिए मुकदमा कर दिया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। चिंता मत करो, मुझे यही चाहिए। यह मेरी अपनी पसंद है। आप अंशदान काट सकते हैं। लिंग जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मालिक पागल हो गया है। उसने उस बकवास को खरीदने के लिए 30 योगदान अंक खर्च किए। उफ। शेंडियन भी समझ नहीं पाया कि लिंग जियो ने ऐसा क्यों किया। हालांकि युआनजुन ने कुछ नहीं कहा। उन्हें हमेशा विश्वास था कि उनका शिष्य कभी भी कोई निराधार काम नहीं करेगा। चूंकि लिंग जियाओ ने इस चीज को खरीदने का फैसला किया है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा और यह कोई यादृच्छिक निर्णय नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपके लिए है। डीकन ने योगदान अंक काट लिए और फिर लिंग जियो को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। पास में खड़े कई सहायक शिष्य भी कानाफूसी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यद्यपि 8 अमरों के शिष्य बहुत शक्तिशाली थे, परंतु उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। लिंग जियाओ इन कामचोर शिष्यों के साथ परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। उसने चूहे की मूर्ति ली और वापस जाकर उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की योजना बनाई। यदि वास्तव में कोई रहस्य नहीं भी है तो भी मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये सिर्फ 30 योगदान अंक हैं और ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब उसने अपने पैर उठाए और उपयोगिता क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था तो एक आकृति ने अचानक उसे रोक दिया। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा और पाया कि वह एक बहुत ही अजीब आदमी था। वैसे भी उसने उसे 8 अमर पर्वत में शामिल होने के बाद से कभी नहीं देखा था। यह आदमी यिनयान क्षेत्र के 8वें स्तर के आधे रास्ते पर है, इसलिए वह उसके सामने रुकने का साहस करने के लिए पर्याप्त साहसी है। उसके ज्वलंत लाल वस्त्रों को देखकर पता चलता था कि वह अवश्य ही चिशियान पर्वत का शिष्य होगा। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। भाई शाहाई, मैंने सुना है कि ब्लैक फेरी माउंटेन के चेनही ने आपको उकसाया और एक मुक्का मारकर चट्टान से नीचे गिरा दिया गया। उसका जीवन और मृत्यु आज तक अज्ञात है। क्या ये सच है? यह आवाज सुनकर लिंग जियो का ध्यान पूरी तरह आकर्षित हो गया। उसे महिला की आवाज ने आकर्षित नहीं किया, बल्कि महिला की आवाज में शाहाई नाम ने आकर्षित किया। ये रेत का समुद्र ही है जो उसके छोटे भाई चेनही के जीवन और मृत्यु को आज तक अज्ञात बनाता है। चूंकि वह किसी और का बॉस बन गया है, इसलिए अपने छोटे भाई का बदला न लेना उसके लिए असंभव है। आज यहाँ उसे रेत का एक समुद्र देखने को मिला। वह देखना चाहता था कि रेत का ये समुद्र कैसा दिखता है और इसमें कितनी ताकत है। सड़क को रोकने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से शाहाई से था। जब उसने अपने पीछे से आवाज सुनी तो वह जल्दी से एक तरफ हट गया और शाहाई के आगमन का स्वागत करने के लिए नीचे झुका। वास्तव में ये केवल उसकी ही बात नहीं है। शाहाई के आगमन की खबर सुनकर मैं इस क्षेत्र में मौजूद कुछ शिष्य और उपयाजक सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, जबकि अन्य लोग झुककर प्रणाम करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे दास अपने स्वामियों का अभिवादन करते हैं। इस तरह लिंग जियाओ, जो एक व्यक्ति था और शुरू में बहुत ही तुच्छ लगता था, अचानक ही बहुत बड़ा बन गया। शुरू में वह भीड़ में ज्यादा नजर नहीं आते थे, लेकिन इस समय वह अकेला व्यक्ति था जो सीधा खड़ा था और उदासीनता से सामने देख रहा था,
और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित न करना असंभव था। अफवाहें गलत हैं। ये चेन ही था जिसने मुझ पर चुपके से हमला किया था, इसलिए मैंने उसे मुक्का मारकर दूर कर दिया। शाह हाय ने हल्के से उत्तर दिया और फिर लिंग जियो को सड़क के बीच में खड़ा पाया। उसके मूलतः उदासीन गालों पर एक ऐसा भाव था जो मुस्कुराहट जैसा लग रहा था, लेकिन मुस्कुराहट नहीं था, जो थोड़ा मजाकिया था, लेकिन थोड़ा व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण भी था। शायद क्योंकि उसने लिंग जियो को देखा था, उसने जानबूझकर जोड़ा। उस चेन्हे ने कहा कि उसका एक बॉस था जिसका नाम लिंग जियो था, और कहा कि अगर मैंने उसे मार दिया तो उसका बॉस निश्चित रूप से उसका बदला लेगा। यान एर, क्या आपको यह मजेदार लगता है? हे, ये हास्यास्पद है। उसका बॉस सिर्फ एक प्रवेश स्तर का शिष्य है जो अभी अभी 8 अमर पर्वत में शामिल हुआ है। वह अभी भी बदला ले रहा है। भले ही वह 8 अमर शिष्यों में से एक हो, वह भाई शाह को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। आजकल लोग इतने मूर्ख क्यों हैं? यानर इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर कांप उठा। ऐसा लगता था कि मौत उसके लिए एक मजाक थी और इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं थी। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी। लिंग जियाओ ने शाह को ठंडी आंखों से देखा। अगर वह आमतौर पर उकसावे को नहीं लेता तो उसने आज इन लोगों के सामने शाह को मार डाला होता। तुम बहुत घमंडी हो। भूत जेल का मुकदमा तुम्हारी मौत है शाह। जिस व्यक्ति को मैं, लिंग जियाओ, मारना चाहता हूं वह कभी जीवित नहीं रहेगा। उसने गहरी सांस ली और आगे चलने के लिए अपना पैर उठाया। इस समय वह शाह के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ऐसी जगह पर शाह के साथ संघर्ष करना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, वे सभी शाह कबीले के वंशज हैं, जो 8 प्राचीन कुलों में से एक है। वह निचले 8 अमरों का एक छोटा सा शिष्य है। एक बार लड़ाई छिड़ जाने पर यहाँ के लोग शायद शाह की मदद करेंगे। वह मूर्ख नहीं है और इतना निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। तुम इतने घमंडी क्यों हो? तुम मेरे स्वामी जितने सुंदर नहीं हो, मेरे स्वामी जितने प्रतिभाशाली नहीं हो, और मेरे स्वामी जितने शक्तिशाली नहीं हो। तुम तो बस 1 साल पहले ही दुनिया में आए और पुनर्जन्म लिया। हुन्फ। शेनडियान को लिंगजियो के लिए बहुत दुख हुआ। शेनडियन को लिंगजियो पर तरस आया। सतह पर शाह स्वभाव और उपस्थिति के मामले में लिंगजियो से बहुत अलग थी, सिवाय उसके भव्य कपड़ों के। हालांकि यह कहा जाता है कि लोग अपने कपड़ों पर निर्भर करते हैं। रहस्यमय दुनिया में मार्शल आर्ट के अस्तित्व के कारण किसी व्यक्ति की आकृति और उपस्थिति वास्तव में उसकी ताकत से जुड़ी हो सकती है। यान ए नाम की लड़की ने लिंगजियो को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और बोली, अरे, छोटा लड़का बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वह कितना भी अच्छा दिखने वाला क्यों न हो, वह सिर्फ एक बहिष्कृत व्यक्ति है। कौशल सीखने के लिए 8 अमर पर्वत पर क्यों आते हैं? अमीर लड़कियों और उन शक्तिशाली महिला योद्धाओं के साथ 8 अमर काउंटी में परी फूट ओवर पर क्यों नहीं जाते? शायद आप अब से बेहतर कर सकते हैं। ये शब्द सचमुच बहुत ही क्रूर हैं। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह बस आगे बढ़ता और उसके चेहरे पर तमाचा जड़ देता। लिंग जियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह हम लोगों से भी ज्यादा पागल है। वह अभी भी शाह के शब्दों को सहन कर सकता था, लेकिन वह इस महिला के शातिर शब्दों को सहन नहीं कर सका। अगर कोई पुरुष ऐसी बातें भी बर्दाश्त कर सकता है तो वह वास्तव में पुरुष होने के लायक नहीं है। मुंह खाली है। लिंग जियो का स्वरूप अचानक गायब हो गया। मून स्टेपिंग स्टार सटेप को तुरंत लॉन्च किया गया। यानर चौंक गई और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह केवल चिल्ला सकी, भाई शाहाई, मेरी मदद करो। शाहाई भी हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो यहाँ सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। जब वह उसे बचाना चाहता था तो लिंग जियो का पैर पहले ही यान एर के मुंह पर जा लगा था, जो मूलतः एक छोटा सा चेरी जैसा मुंह था। वह अब इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसमें से खून बहने लगा था तथा कई दांत सड़ चुके थे। भाई शाहाई, भले ही वह आपकी माँ लाल अमर पर्वत मास्टर हो, ये बेकार है। यदि आप अपना मुंह बंद रखते हैं तो मैं आपको सीधे मार दूंगा। लिंग जियो एक पल में अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। यान एर को उदासीनता से देख रहा था, जो एक दरियाई घोड़े की तरह मुंह बनाकर जमीन पर गिर गया था, और अंत में उसने अपना गुस्सा निकाला। तुम्हें ऐसी औरत को मुंह नहीं दिखाना चाहिए और उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए। वह तो जानती ही नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो और उसे लगता है कि कोई और उससे निपटने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंग जियो को ये पता था कि इस महिला की माँ चिक्सियन पर्वत की भगवान थी, क्योंकि वह लड़की पहाड़ की तल पर लटके भगवान चिक्सियन के चित्र के समान दिखती थी। इस समय यान एर पहले से ही अवाक थी और उसका बड़ा मुंह, जिसे दरियाई घोड़े की तरह लात मारी गई थी, कई जगहों पर फटा हुआ था। यह अच्छी बात है कि यान
एर भी yin yang क्षेत्र में नरक साधना के स्तर वाली योद्धा है, अन्यथा वह कभी ठीक नहीं हो सकती। शाह के सामने यान एर को सबक सिखाओ। ये सिर्फ यान एर पर एक तमाचा नहीं है, बल्कि शाह के चेहरे पर एक तमाचा है। शाह के उदासीन चेहरे पर अचानक ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। मूल तिरस्कार और उपहास गायब हो गया और उसकी जगह केवल उदासीनता और हत्या की मंशा ने ले ली। लिंग जियो ने अचानक जो किया उससे भीड़ भी चौंक गई और उन्होंने अपनी आवाज कम कर ली और बात करना शुरू कर दिया। अरे, क्या ये ची यान एर नहीं है, ची लियान की बेटी, ची जियान पर्वत के स्वामी? उस लड़के ने उसे मारने की हिम्मत की। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, ये ची यान र मास्टर शाह का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप ची यान र को मारते हैं तो क्या आप मास्टर शाह के चेहरे पर नहीं मारेंगे? क्या वह बच्चा आसपास नहीं रहना चाहता? कौन जानता है कि इस बच्चे ने क्या खाया है? वह शायद एक युवा व्यक्ति है जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है और नियमों को नहीं समझता है। ये संभव है, लेकिन आज शायद उसका अंत हो चुका है। मास्टर शाह की महिला को पीटने के बाद क्या वह अब भी बिना किसी चोट के बच निकलना चाहता है? लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और लिंग जियो को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि लिंग जियो आज जो कर रहा था वह केवल मौत की तलाश कर रहा था। यदि आप भगवान शाही के सामने झुकते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप उनकी स्त्री पर प्रहार करने का साहस कर सकते हैं? मैं सचमुच नहीं जानता कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। शाह ने बस लिंग जियो को देखा। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में आ गए। जाहिर तौर पर वह बहुत गुस्से में था। क्या आप क्रोधित नहीं हो सकते? अगर कोई उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे और वह क्रोधित न हो तो वह अपना मुंह कहाँ रखे? लिंग जियो बस शांति से रेत के समुद्र को देख रहा था। यद्यपि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शाह एक योद्धा जो यिन यांग क्षेत्र के शिखर और नरक के प्रथम स्तर तक पहुंच चुका था, वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। एक वास्तविक आमने सामने के मैच में टायरेंट मार्शल स्पिरिट का उपयोग किए बिना उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। हालांकि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसे हराना निश्चित रूप से आसान नहीं है। पुनर्जन्म योद्धाओं के रूप में उनमें से प्रत्येक के अपने अपने छिपे हुए फायदे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शाह ने अचानक ठंडे स्वर में पूछा। यह एक स्पष्ट प्रश्न था। शाह स्पष्ट रूप से लिंग जियो को जानता था, अन्यथा लिंग जियो को अभी नाराज करना असंभव होता। संभवतः ये फैंग यू ही था जिसने शाह लिंग जियो के स्वरूप के बारे में बताया था। लेकिन शाह ने फिर भी पूछा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वह श्रेष्ठ है और लिंग जियाओ जैसे अछूत को मान्यता नहीं देता। अरे बच्चे, क्या तुमने सुना कि मास्टर शाही ने तुम्हारा नाम पूछा है? तुम जल्दी से जवाब क्यों नहीं देते? योद्धा जिसने अभी अभी लिंग जियो का रास्ता रोका था, उसने लिंग जियो की नाक पर अपनी उंगली उठाए और जोर से चिल्लाया, मैंने मिस यान एर को हरा दिया। तुम बच्चे, आज दयालु होने के बारे में सोचना भी मत। तुम अपनी पहचान कबूल क्यों नहीं करते? लिंग जियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन योद्धा को उदासीनता से देखा और उसकी आंखों में दिखने वाली जानलेवा मंशा तुरंत योद्धा के दिमाग में घुस गई। वह आदमी अचानक अपना सिर पकड़कर चिल्लाया और किसी की परवाह किए बिना बाहर भाग गया। बेकार कुतिया, लिंग जियो ने कोसा, फिर शाह की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लॉर्ड शाह से यह पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि यह आदमी सचमुच पागल है। भीड़ में उपस्थित योद्धाओं को आश्चर्य हो रहा था। यह जरूरी नहीं कि पागलपन हो। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। वह ब्लैक इमोर्टल माउंटेन द्वारा भर्ती किया गया नवीनतम शिष्य होना चाहिए। उसका नाम लिंग जियो है। ओह, वह लिंग जियाओ है। इन दिनों अफवाहें चल रही हैं कि उसने शेन चोन को मार डाला है। उसने बड़े भाई मो फेयू और उसके पूरे परिवार को भी मार डाला है। हाँ, ये वही है, लेकिन मुझे लगता है कि अफवाहें ज्यादातर झूठी हैं। ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये सही है। चलो देखते हैं कि उसका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर से केवल आधा कदम दूर है। वह शेन चोन को कैसे हरा सकता है? यह जरूरी नहीं कि सच हो। क्या उसने मिस यान एर को लात मारकर दूर नहीं भगाया? मिस यान एर की साधना शेन चोन से ज्यादा मजबूत है। चुपके से हमला। यह एक चुपके से किया गया हमला था। मिस यानर को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये सच है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने भी चुपके से हमला करके शेन चोन को मार डाला। वह घृणित है। हर कोई बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर को विश्वास नहीं था कि लिंग जियो अपनी असली क्षमता से शेन चोन को मार सकता है। भले ही लिंग जियो ने उनके सामने ही चियान एर को लात मारकर दूर फेंक दिया था,
फिर भी उन्होंने सोचा कि यह एक छिपकर किया गया हमला था। ये लोग दूसरों के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण हैं। हम कुत्तों का एक झुंड लोगों को नीची नज़र से देखता है। मास्टर, क्या आप उन्हें कुछ रंग दिखाना चाहते हैं? लिंग जियो ने उन कुत्तों के भौंकने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शेंडियन इससे बच नहीं सका। आप उन लोगों के समूह से क्यों नाराज हैं जो कुत्ते बनने को तैयार हैं? लिंग जियो ने गुप्त रूप से अपनी आत्मा से संवाद किया। लिंग जियो, क्या तुम जानते हो कि तुम मौत की तलाश में हो? हालांकि संप्रदाय में सार्वजनिक रूप से निजी लड़ाई के खिलाफ नियम है, तुम सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति हो और मैं 8 प्राचीन जनजातियों में से एक सैन कबीले का वंशज हूँ। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये कुत्ते को मारने जैसा होगा। अगर ऊपर से सजा भी हो तो उससे मेरे सिर्फ कुछ महीने कट जाएंगे, पर तुम तो जिंदा भी नहीं बचोगे। शाह हाय अब और नहीं रोक सका। वह अब किसी को मारना चाहता था, उस लड़के को मारना चाहता था जो उसके सामने था और उसे गंभीरता से नहीं लेता था। तो फिर तुम कोशिश कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये कुत्ते को मारने जैसा होगा। मैंने हमेशा यह माना है कि संप्रदाय एक निष्पक्ष जगह है। यदि आप मुझ पर हमला करते हैं और संप्रदाय को इसकी परवाह नहीं है, तो इस संप्रदाय को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दुनिया को बता दूंगा कि 8 अमर पर्वत कितनी गंदी जगह है। लिंग जियाओ रेत समुद्र से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अगर यह मुफैयू होता तो वह इतना उत्तेजक नहीं होता, लेकिन इस शहाई में वह वास्तव में लड़ना चाहता था, क्योंकि हालांकि वह प्रतिद्वंद्वी को जीतने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि वह कभी नहीं हारेगा। इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। और एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है, तो लिंग जियो प्रतिद्वंद्वी को हराने या यहाँ तक कि उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस इतना है कि शायद उसे तब तक यहाँ से चले जाना होगा। तुम बहुत तीखी जबान वाले हो। अगर मैं आज तुम्हें थोड़ा कष्ट न दूं, तो ऐसा लगेगा कि तुम सच में नहीं जानते कि क्या करना है। शाह हाय एक बहुत सहनशील व्यक्ति है, लेकिन लिंग जियो का सामना करते हुए उसे सचमुच ऐसा लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। वह अपनी भड़ास निकालना चाहता था, फूट पड़ना चाहता था और लिंग जियाओ को बताना चाहता था कि डर क्या होता है। रुको, ये भी मत देखो कि यह जगह कहाँ है। यह अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने का हॉल है। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर सख्त चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, बाहरी हॉल मास्टर को देखो। इस वृद्ध व्यक्ति को देखकर सभी ने झुककर सलाम किया। लिंग जियाओ कोई अपवाद नहीं है। उनके लिए शाही को सलाम करना असंभव था, लेकिन बड़ों को सलाम करना आवश्यक था। इसके अलावा अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल के बाहरी हॉल के नेता के पास अथाह शक्ति है। शाह हाय ने लिंग जियो को भयंकर रूप से देखा और फिर जल्दी से अपने हाथों में चल रही युआन पावर को वापस ले लिया। क्रोध के कारण वह लगभग भूल ही गया था कि यह सबसे विशेष स्थान है। अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल को इस बात की परवाह नहीं है कि वह 8 प्राचीन कबीले का वंशज है या नहीं। ये वह स्थान है जहां नियम 8 अमर पर्वत द्वारा शासित होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में कभी भी कोई पक्षपात नहीं होगा, कम से कम सतह पर तो नहीं। अन्यथा ये संप्रदाय सचमुच ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? बूढ़ा आदमी फिर चिल्लाया। सभी ने जवाब दिया, जाहिर है यह बाहरी हॉल नेता सप्ताह के दिनों में बहुत निस्वार्थ है। अधिकांश लोगों के चले जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने लिंग जियाओ की ओर देखा और कहा, क्या तुमने चियान एर के चेहरे पर मारा? ये सही है, शिष्यों ने ही मुझे पीटा। लिंग जियाओ ने इसे सीधे तौर पर स्वीकार किया। इससे बूढ़े आदमी को आश्चर्य हुआ। क्या आप जानते हैं कि अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल में किसी को पीटने के क्या परिणाम होते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने शिष्य का अपमान किया और शिष्य इसे सहन नहीं कर सका। लिंग जियाओ ने कहा, फिर भी आपको यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नियमों के अनुसार आपको अच्छे को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल में 1 महीने के लिए एक मुफ्त सहायक के रूप में दंडित किया जाएगा। इसके अलावा आपको 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या आप सजा स्वीकार कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने फिर कहा, इसे स्वीकार मत करो। क्या मजाक है? लिंग जियो परीक्षण के लिए भूत जेल जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई काम करने का समय नहीं है। इसे स्वीकार नहीं करते। ये सुनकर न केवल बूढ़ा आदमी दंग रह गया, बल्कि शाहाय और चियान रा भी दंग रह गए जो अभी तक नहीं गए थे। इतना साहसी आदमी है कि बाहरी हॉल का मुखिया भी उसका विरोध करने का साहस करता है।
मास्टर क्यू, क्या आप सजा के बजाय कुछ और कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा, क्या आपको लगता है कि सजा देना एक व्यवसाय है? लेकिन अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल के नियमों के अनुसार आप सजा से बचने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सजा से भी नहीं बच सकते। बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यह बच्चा बहुत साहसी है, लेकिन मजेदार भी है, और वह वास्तव में कुछ हद तक दिलचस्पी लेने लगा। वास्तव में ये पहली बार नहीं था जब उसने लिंगजियो पर ध्यान दिया था। वास्तव में बूढ़ा आदमी पहले से ही लिंगजियो में दिलचस्पी ले रहा था जब लिंगजियो ने शेनचोंग को मार डाला, मो परिवार को नष्ट कर दिया और मूल्यांकन मिशन के दौरान राक्षसी छाया संप्रदाय की साजिश का पता लगाया। वह बस आगे आया। इसका आधा कारण वास्तव में लिंगजियो की मदद करना था, क्योंकि उसने भी सोचा था कि लिंगजियो शाह का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि शाह वास्तव में लिंगजियो को मारता है तो उसे वास्तव में दंडित किया जाएगा, लेकिन शाह कबीले निश्चित रूप से इस सजा को कम करने के तरीके खोज लेंगे, और अंत में मुझे डर है कि यह कुछ भी नहीं होगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि 8 अमर पर्वत वास्तव में 8 प्राचीन जनजातियों की संयुक्त संपत्ति है। क्या प्राचीन जनजातियां अब भी अपने बच्चों की हत्या को बर्दाश्त कर सकती हैं? मास्टर, बस मुझे बताओ, शायद मैं ये कर सकूं। क्या आप गठन को समझते हैं? मैं समझता हूँ, बेशक मैं समझता हूँ। हालांकि मैं विशेष रूप से कुशल नहीं हूँ, फिर भी यह ठीक है। लिंग जियाओ विनम्र था। ठीक है, यदि आप बाहरी हॉल में अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने की संरचना की मरम्मत कर सकते हैं, तो दंड माफ कर दिया जाएगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर ची यान र को एक गोली दी और कहा, यान र, ये गोली तुम्हारे लिए है, बस इसे ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें भविष्य में याद रखना होगा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी निम्न स्थिति का क्यों न हो, वह गरिमा के साथ है। एक खरगोश किसी को तब काटता है जब वह चिंतित होता है, एक योद्धा की तो बात ही छोड़ो। लिंग जियाओ के लिए उसका व्यवहार तरीका थोड़ा सस्ता था, लेकिन यह नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। बेशक इससे ची यानेर को भी कुछ लाभ हुआ। अमृत पीने के बाद ची यान र का चेहरा तुरंत ठीक हो गया। जब यह व्यक्ति खुश होता था तो वह एक पल में गुस्सा करना भूल जाता था। लिंग जियो, अगर तुम एक आदमी हो तो मैं तुम्हें कल जीवन और मृत्यु के मैदान में देखूंगा। दोनों पक्षों ने दिखावे के लिए एक जीवन और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शाह हाय ने अचानक कुछ कहा, मुड़कर ची यान एर के साथ चला गया। वह बता सकता था कि बाहरी हॉल का हॉल मास्टर लिन स्पष्ट रूप से लिंग जियो के प्रति पक्षपाती था, और हॉल मास्टर लिन रुक्सियन से संबंधित था, क्योंकि वे दोनों लिन परिवार के सदस्य थे। यहाँ रहकर उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और उसने लिंग जियो के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही एक कठोर शब्द बोल दिया। अगर लिंग जियो कल जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को मार सकता है। यदि लिंग जियो कल नहीं जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से यह प्रचारित कर सकता है कि लिंग जियो एक आदमी नहीं है और एक आदमी होने के योग्य नहीं है। वैसे भी अभी भी भूत जेल का मुकदमा बाकी है और उसके पास अभी भी लिंग जियो को मारने का मौका है। अफसोस, तुमने ची यान एर और सैनसी को नाराज कर दिया है। तुम बच्चे हो, मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा। हॉल मास्टर लिन ने आह भरी लिंग जियो को देखा और कहा, अगर मैंने नहीं देखा कि आपके बच्चे में कुछ संभावनाएं हैं तो मैं वास्तव में सैन कबीले को नाराज नहीं करना चाहता। हे, हॉल मास्टर लिन ने आज मेरी मदद की और मैं भविष्य में आपको निश्चित रूप से पुरस्कृत करूंगा। अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल के बाहरी हॉल का गठन सबसे सरल हुन्युवान वज्र गठन होना चाहिए। जब मैं बेफेक टाउन में था तो मैं इस गठन में फंस गया था। चिंता मत करो, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि इस संरचना को 1 घंटे के भीतर ठीक कर दिया जाएगा। लिंग जियाओ हंसा। बेशक वह जानता था कि चियान एर को अपमानित करना चिशियान पर्वत के स्वामी चिलियान को अपमानित करने के बराबर था। वह चिलियान 8 अमरों के 8 निचले 8 स्वामियों में सबसे शक्तिशाली है। उसका समय निश्चित रूप से अच्छा नहीं गुजरेगा। मगर इससे क्या इसलिए कि वह उस महिला को नाराज करने से डर रहा है, इसलिए वह आज चियान एर के गुस्से को दबा रहा है? हे लिंग जियो इतना कायर नहीं है। क्या आप कल जीवन और मृत्यु के अखाड़े में जा रहे हैं? हॉल मास्टर लिन ने फिर पूछा। मैं शाह द्वारा पाला गया उनका कुत्ता नहीं हूँ। अगर वह कहते हैं कि मैं जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में जाऊंगा। मैं बहुत ऊब गया हूँ। लिंग जियाओ ने अपने होठों को मोड़कर कहा। उसका लक्ष्य भूत जेल परीक्षण में शाह को मारना है और वह इस योजना को नहीं बदलेगा।
क्योंकि अखाड़े में भले ही आप जीवन और मृत्यु के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर भी दूसरों को पता चल जाएगा कि यह आप ही थे जिन्होंने शाह को मारा था, और वे अभी भी आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। लेकिन भूत जेल में यह अलग है। जब तक वह इसे और अधिक चतुराई से करता है, तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि शाह की मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि लिंगजियो ने कहा, वह शाह द्वारा पाला गया कुत्ता नहीं है, इसलिए जब शाह उसे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में जाने के लिए कहता है तो उसे क्यों जाना चाहिए। इसलिए उसके लिए इस जीवन मरण के मैदान में जाना असंभव है। जो जाना चाहे जा सकता है, उसके पास करने को और भी काम है। हाँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कहेंगे। कोई बात नहीं, बस आगे बढ़े और पहले संरचना की मरम्मत कीजिए और फिर वापस जाए। हॉल मास्टर लिन एक पल के लिए दंग रह गए। उन्हें वाकई लगा कि लिंगजियो और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। हाँ, हुन्युवान डायमंड फॉर्मेशन की मरम्मत करना लिंगजियाओ के लिए बहुत आसान काम है। वास्तव में इसे 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंड देने वाले हॉल की संरचना का पता लगाने में ही कुछ समय बर्बाद कर दिया। ऐसा करके स्वाभाविक रूप से उसने अपने लिए एक रास्ता खोज लिया। लानत है, अगर आठमर पर्वत नियमों का पालन नहीं करता है और उस पर हमला करने पर जोर देता है, तो सबसे खराब बात यह हो सकती है कि वह टूट जाएगा और वह सीधे आठमर पर्वत द्वारा बचाई गई सारी मेहनत को नष्ट कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आठमर पर्वत के लोग मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे, अन्यथा परिणाम व्हाइट टाइगर महाद्वीप में त्यानहाई साम्राज्य के समान होंगे। विनाश अवश्यंभावी है। यदि वह अच्छा व्यवहार करता है, तो वह जुवानवु महाद्वीप पर कब्जा करने के बाद आठमर पर्वत में सब कुछ बरकरार रख सकता है। संरचना की मरम्मत करने और हॉल मास्टर लिन को विदाई देने के बाद लिंगजियो ब्लैक फेरी माउंटेन में अपनी झोपड़ी में लौट आया और अभी भी संरचना स्थापित की चूहे की मूर्ति के बारे में जानने की तैयारी की। अब उसके लिए उस चीज का आकर्षण किसी भी जीवन मरण के अखाड़े या भूतहा जेल के मुकदमे से भी अधिक है। वह जानना चाहता था कि इस जादुई चीज में किस तरह के रहस्य छिपे हैं। कौन सी शक्ति उसे बुला रही थी, उसे यह चीज खरीदने के लिए कह रही थी। यह 150,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत की मूर्ति है। गुरु, आपको इसमें कुछ प्रयास करना होगा, अन्यथा इस बार यह वास्तव में घाटे का व्यवसाय होगा। शेन डियान ने शिकायत की। ठीक है, शिकायत करना बंद करो और कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करो। अगर कोई मेरे द्वारा बनाई गई संरचना को नष्ट करना चाहता है, तो तुम्हारा स्वागत है। मैंने जो तरीका बताया है, उसका इस्तेमाल करो और उसे सबक सिखाओ। मेरी फूस की झोपड़ी में बनी संरचना अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल में स्थित हुन्युवान वज्र संरचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह एक शहर सुरक्षा संरचना है जिसमें रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रभाव हैं। लिंगजियाओ ने शेन डियान को चेतावनी दी। मैं जानता हूँ मास्टर। शेन डियान भी बहुत उत्साहित था। मैंने सुना है कि इस संरचना ने उसे अपनी आत्मा की शक्ति का उपभोग किए बिना सीधी गुप्त तकनीक को जारी करने की अनुमति दी। वह अब किसी को परेशान करने के लिए उत्सुक है ताकि वह इस संरचना की भयानक शक्ति का परीक्षण कर सके और दुश्मन को एक पागल झटका दे सके। पूरा 1 घंटा बिताने के बाद भी लिंगजियाओ को इस मूर्ति में कोई रहस्य नहीं मिला। वह सचमुच निराश था। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच 30 योगदान अंक बर्बाद कर दिए, लेकिन इसे भूल जाओ, मैंने जो किया है उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। लिंगजियाओ एक स्वतंत्र और सहज व्यक्ति है। चूंकि यह उसकी अपनी पसंद है, इसलिए अगर वह गलत चुनाव करता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी यह बात अश्लील तो बिल्कुल नहीं है, शायद इसलिए कि अब वह इस मूर्ति का रहस्य जानने में सक्षम नहीं है। ये सोचकर उन्होंने मूर्ति को सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में रख दिया। मैं इस रहस्य को जानने के लिए भविष्य में अपनी साधना के और अधिक मजबूत होने तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी मूर्ति को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंक दिया जाएगा। अजीब जानवर के कड़ाई ने वास्तव में इसे सीधे चूस लिया। अगले ही पल पूरी झोपड़ी में अंधेरा छा गया, मानो किसी विशेष स्थान ने लिंगजियो और दिव्य संहिता को निगल लिया हो। जब लिंगजियो को फिर से सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल अंधेरे ठिकाने में था। इस समय वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था और शेन डियान भी उसके बगल में कांप रहा था। मालिक, लिंगजियो ने युआनजुन को पुकारा, लेकिन पाया कि युआनजुन ने कोई हलचल नहीं की। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए लिंगजियो खड़ा हुआ, अपने हाथ में दिव्य पुस्तक पकड़ ली
और आगे चला गया। इस अंधेरे ठिकाने से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। वह बिना किसी कारण के इस अज्ञात स्थान में प्रवेश कर गया था और वह अवश्य ही बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वह केवल अपनी किस्मत ही आजमा सकता था। सड़क के दोनों ओर अजीब गरीब पौधे उग रहे हैं और राक्षसों की कई लाशें पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक राक्षस जानवर बहुत बड़ा है। जैसे ही लिंग जियाओ सड़क पर चला, उसे लगा जैसे वह एक छोटा व्यक्ति बन गया है। वह अंदर से उलझन में था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। लिंग जियो इस अंधेरी और अंधेरी जगह में फंसना नहीं चाहता था। गुरुजी, आगे प्रकाश दिखाई दे रहा है, शेंडियन अचानक उत्साह से चिल्लाया। दिव्य संहिता की आवाज सुनकर लिंग जियाओ ने भी अपनी गति तेज कर दी, ये सोचकर कि वह उस विशेष मूर्ति के कारण किसी खास अंतरिक्ष खंड में फंस गया होगा। शायद वह चमकती हुई जगह ही बाहर निकलने का रास्ता हो। हालांकि उस समय वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने गड़गड़ाहट जैसी भयानक चीख सुनी थी। घृणित और बेशर्मजी देवता, तुम और कहाँ छिप सकते हो? तुम एक गंदे चूहे, जुवानवु महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली जानवर देवता के रूप में जाने के लायक क्यों हो? यह आवाज किसी जानवर के मुंह से निकलती हुई लग रही थी और बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने कुछ है ना कोई इंसान। लिंग जियाओ ने अपने दिल में सोचा, निश्चित रूप से मानव नहीं। शेंडियन ने बहुत निश्चयता के साथ कहा, मैंने ज़िशेन का नाम पहले भी सुना है। ऐसा कहा जाता है कि जुवान क्षेत्र के 13 भागों में विभाजित होने से पहले जुवानवु महाद्वीप को वास्तव में 12 पशु क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ के योद्धा 12 पशु देवताओं की पूजा करते हैं। पहला है ज़िशेन, जिसे ज़िशु यानी चूहे का देवता भी कहा जाता है। 12 पशु लोकों के योद्धाओं को पशु योद्धा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अब कई पशु जनजातियां पशु योद्धाओं की वंशज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अब मूल प्रशिक्षण पद्धतियां नहीं हैं। सबसे शक्तिशाली पशु योद्धा वह योद्धा होता है जिसके पास 12 पशु देवताओं की पशु आत्माएं होती हैं, जिन्हें पशु देवता योद्धा भी कहा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वहां टेलीपोर्ट कर दिया गया हो? ऐसी बातें ईश्वरीय शास्त्र द्वारा शास्त्रीय ग्रंथों से भी सीखी गई थी। हालांकि वर्तमान पुस्तकों में अभी भी कुछ अभिलेख हैं, लेकिन वे लंबे समय से अस्पष्ट हैं। जुवानवु महाद्वीप के लोग केवल इतना जानते हैं कि पशु योद्धा अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली, लेकिन वे नहीं जानते कि वे कहाँ शक्तिशाली हैं। और लिंग जियाओ को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह लंबे समय से जुवानवु महाद्वीप में नहीं गया है और उसके पास अभी भी इस महाद्वीप के इतिहास की बहुत स्पष्ट अवधारणा है। लेकिन चूंकि ईश्वरीय शास्त्र ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने उसकी अक्लों की पुष्टि कर दी। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह शायद कोई इंसान नहीं था। ये बहुत संभावना है कि यह एक जानवर भगवान योद्धा है, या क्या ये पूर्ववर्ती 12 पशु क्षेत्रों का पशु देवता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे वहां टेलीपोर्ट किया गया है या नहीं। उसने चुपचाप छाया कदम उठाया और छाया कवच पहन लिया और फिर आगे बढ़ना जारी रखा। एक कोने पर मुड़ते ही उसे अंततः वहां का आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। वह स्थान भी एक घोंसला था और वह उस स्थान से भी बड़ा था जहां वह भी था। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी तथा इसका क्षेत्रफल कई हजार मीटर की परिधि में था। इसी समय इस विशाल स्थान में एक बड़ी काली गाय प्रकट हुई। इस काली गाय के 4 खुर जमीन पर होते हैं। ये 5 से 6 मीटर ऊंची और लगभग 10 मीटर लंबी होती है। उसके पूरे शरीर पर याल स्टील की सुइयों की तरह सीधे खड़े थे और उसके शरीर से लगातार एक भयानक आभा निकल रही थी। इसके सिर पर एक जोड़ी बहुत ही भयानक विशाल सींग हैं, जिनका उपयोग गुलेल बनाने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में इस गाय के बारे में सबसे खास बात कि इसके शरीर पर कई विशेष रेखाएं हैं, जो प्राचीन पवित्र शिलालेखों की तरह दिखती हैं, जो इसकी प्रभावशाली स्थिति का प्रतीक हैं। ये कुरूप भगवान है। इसे कुरूप बैल भगवान भी कहा जाता है। मैं बैल दानव राजा की तरह दिखता हूँ, लिंग जियो ने चुपके से कहा। इस आदमी का आकार इतना भयानक है कि उसके सामने खड़ा होना भी बहुत डरावना है। ऐसा अनुमान है कि कई योद्धाओं में इससे सामना होने पर लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी। इस आदमी से लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन ये राक्षस जैसी दिखने वाली चीज अपने मुंह से मानवीय शब्द बोल रही थी और लिंग जियो इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? लिंग जियो ने चुपके से शेन डियानदाओ से पूछा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 12 पशु देवताओं का वास्तविक साधना स्तर एक बारी वाले देवता के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। दिव्य कैनन ने उत्तर दिया।
परिवर्तन। मैंने साधना के ऐसे स्तर के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। लिंग जियाओ उलझन में था। तो आप पुनर्जन्म क्षेत्र को बिल्कुल नहीं समझते हैं। वास्तव में आप योद्धा जो पुनर्जन्म क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, आपने हमेशा गलत समझा है कि पुनर्जन्म क्षेत्र के 10 पुनर्जन्म 10 क्षेत्र नहीं हैं। सटीक रूप से कहें तो ये 10 पुनर्जन्म हैं। प्रत्येक पुनर्जन्म के बाद केवल मूल स्तर पर वापस साधना करने से ही साधना का सच्चा क्षेत्र खुल सकता है। इस एक वर्तु वाले देवता को एक वर्तु वाला सर्वोच्च देवता भी कहा जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह एक पुनर्जन्म में सबसे मजबूत व्यक्ति है। दिव्य संहिता की व्याख्या की गई। क्या यह इतना जटिल है? वास्तव में ये जटिल नहीं है। एक बार जब आपका साधना स्तर पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले की स्थिति में वापस आ जाता है, तो आप साधना का एक नया क्षेत्र खोल पाएंगे। पहले पुनर्जन्म तक पहुंचने के बाद आप दूसरे पुनर्जन्म में प्रवेश करना चुन सकते हैं, या अपनी खुद की ताकत बनाए रख सकते हैं और इस महाद्वीप पर सबसे मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। शेंडियन ने उत्तर दिया, वास्तव में अनंत जीवन के महल का मालिक सर्वोच्च है। मुझे पता है कि आपके मन में उसके प्रति द्वेष है, लेकिन उसके स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये जुवान सुप्रीम की नज़र में वे तथाकथित दूसरे स्तर और तीसरे स्तर के पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा जिन्हें आपने पहले देखा था, वे केवल उल्लेख के लायक चींटियां हैं। वे लोग यह नहीं समझते कि पुनर्जन्म क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी पुनर्जन्म का अनुभव नहीं किया है और वे नहीं जानते कि पुनर्जन्म का क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। जितना अधिक आप सुवानवु महाद्वीप के मूल के संपर्क में आएंगे, उतना ही आप जानेंगे कि वास्तव में मजबूत लोग पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करना चुनते हैं। वे पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा जो पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करना नहीं चुनते हैं, वे केवल मूर्ख हैं जिन्होंने गलत रास्ता अपनाया है। ठीक है, चलो अभी इस बारे में कुछ नहीं बताते। वैसे भी मैं समझ गया। ये 12 जानवर देवता बहुत शक्तिशाली हैं, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। कम से कम जुवानवु महाद्वीप में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व नहीं है। दिव्य कैनन ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं समझ गया। लिंग जियाओ को समझ में आने लगा कि चूहे की मूर्ति की आभा उसे इतनी शक्तिशाली क्यों लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि चूहे की मूर्ति का इस बाल देवता के साथ संभवतः कोई विशेष संबंध है। लेकिन विशिष्ट संबंध क्या है, लिंग जियाओ वास्तव में अब नहीं जानता है। वह केवल अंधेरे में चुपचाप छिपकर सब कुछ देखता और देखता रह सकता था, जो चौंकाने वाला था। मास्टर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस गाय का सींग एक बार टूट गया था और अब वापस उग आया है। किंवदंती के अनुसार इसे ज़ेड के देवता ने तोड़ा था और इसे वापस उगने में सैकड़ों साल लगेंगे। शेन डियान ने फिर कहा। लिंग जियाओ ने ताइची आंखों से निरीक्षण किया और सुराग ढूंढ निकाला। अरे चूहे, 12 पशु देवताओं के बीच लड़ाई में तुम्हारा पलड़ा भारी था, तुमने मेरा सींग तोड़ दिया और नंबर 1 पशु देवता की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। लेकिन तो क्या हुआ, आप केवल ठीक होने के लिए यहाँ छिप सकते हैं, लेकिन मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। बदसूरत देवता ने गुस्से में ज़िशेन पर आरोप लगाना जारी रखा। वैसे ज़िशेन कहाँ है? लिंग जियाओ को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। गाय खुद से बात नहीं कर सकती थी, वह किसी और से बात कर रही होगी। उसने पलट कर देखा और उसे सचमुच एक विशालकाय चूहा दिखाई दिया जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। हालांकि ये चूहा आम चूहों से बिल्कुल अलग है। ये बाल देवता होने के योग्य है। इसके शरीर पर अजीबोगरीब शल्क और डरावने कांटे लगे हुए हैं। उसके तीखे पंजे एक डरावनी तलवार की तरह ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। उसकी आंखें ठंडी गहरी सुनहरी रंग की थीं, मानो उसके सामने कुछ भी कहने लायक नहीं था। क्या यह अभी भी एक चूहा है? लिंग जियाओ को लगा कि यह आदमी उन चूहों से बहुत अलग था जिन्हें वह आमतौर पर देखता था। बेशक बच्चे भगवान भयानक है। वह 12 जानवर देवताओं का जानवर राजा है। वह एकमात्र ऐसा है जिसने जुवानवु आत्मा प्राप्त की है और अपनी क्षमताओं को विकसित किया है। केवल उसकी ताकत सर्वोच्च से बढ़कर है। मंदिर कांप उठा और बोला, ज़िशेन सोना निगलने वाले चूहे और जुवानवु का संयोजन है। वह अब एक साधारण चूहा नहीं है। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता है कि यह बहुत भयंकर दिखता है। ये वाकई डरावना है। लिंग जियाओ कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह सोना निगलने वाले चूहे के बारे में जानता था। यह एक छोटा लेकिन बहुत ही भयानक राक्षस था। इस दुनिया में लगभग कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह न खा सके। जुवान क्षेत्र के 13 पौराणिक जानवरों में से एक जुवानवु के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 2 भयानक चीजों का संयोजन वास्तव में डरावना है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुरूप देवता इसका विरोधी नहीं है। चाहे आक्रमण हो या बचाव, यह उपदेवता चरम सीमा तक पहुंच चुका है और यह एक पशु योद्धा का सर्वोत्तम उदाहरण है। बूढ़े बैल, जिद्दी मत बनो। अतीत में 12 पशु देवताओं की लड़ाई एक दुखद लड़ाई थी क्योंकि हम दूसरों द्वारा चिढ़ाए गए थे। मैंने धोखा इसलिए दिया था ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। अगर मैं न होता तो हम 12 में से कोई भी जीवित नहीं बचता। हम सब उस युद्ध में मर जाते और दूसरे लोग हमारे साथ गुलियों की तरह खेलते। आज तुम मेरे पास आए और मैंने तुम्हें साफ साफ समझाया, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैंने इस स्थान को सावधानीपूर्वक बनाए रखा है और मुझे उत्तराधिकारी मिलने से पहले इसे ढहने नहीं देना चाहिए। उपदेवता ने ठंडी आवाज में कहा, इस आदमी का व्यक्तित्व बिल्कुल गुरु जैसा है। हाँ, मरे चूहे, क्या तुम डर गए हो? तुमने वास्तव में बहुत सारे हास्यास्पद कारण बताए हैं। दूसरे लोगों की साजिश, तो क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। बैल देवता दहाड़े। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी निश्चित रूप से हिंसक स्वभाव वाला एक पशु देवता था और उसके लिए अन्य लोगों के स्पष्टीकरण को सुनना असंभव था। उस स्थिति में तब आप ऐसा कर सकते हैं। इस स्थान की रक्षा के लिए मैं आपको जल्द से जल्द मार डालूंगा। उपदेवता ने फिर भी उदासीनता से जोर दिया, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। बैल देवता अचानक अपने अगले पैरों के बल पर जमीन से उठ गए और केवल अपने पैरों के बल पर खड़े हो गए। जैसे ही यह अजीब आवाज सुनाई दी, उसके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन होने लगे। भयानक मांसपेशियां तेजी से उभरने लगी और हड्डियों से चरचराहट की आवाजें आने लगी। बैल देवता के पिछले पैर मजबूत हो गए, जबकि उनके अगले पैर धीरे धीरे मानव जैसे हाथों में बदल गए। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। बैल देवता जो खड़ा था 14-15 मीटर लंबा था। वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ को काट सकता था। भाड़ में जाओ चूहे, तुम्हें प्रथम पशु देवता की अपनी उपाधि त्याग देनी चाहिए। जैसे ही दहाड़ सुनाई दी, बैल देवता का पूरा शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह उपदेवता की ओर बढ़ गया। सबसे भयानक बात यह थी कि यह भयानक छोटा पहाड़ बहुत तेज था और जब यह ऊपर कूदता था तो इसका शरीर प्रेत में बदल जाता था। एक पल में विशाल कुल्हाड़ी उपदेवता के सिर के ऊपर पहुंच गई। हालांकि उपदेवता की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसका शरीर बहुत विशाल था, लेकिन जिस क्षण विशाल कुल्हाड़ी ने उसे काटा, उसका शरीर अचानक दर्जनों मीटर पीछे चला गया, जो टेलीपोर्टेशन जैसा लग रहा था। 2 मोटे और शक्तिशाली पैर पीछे हट गए और शक्ति वास्तव में भयानक थी। 10 मीटर लंबी विशाल कुल्हाड़ी ने उस स्थान पर भारी वार किया जहां उपदेवता खड़े थे। बूम! भयानक गर्जना के बाद विशाल कुल्हाड़ी के केंद्र में जमीन पर कई दिखाई दी और अंततः वह बारूद में बदल गई और जमीन में गहराई तक धंस गई और भयानक दर्जनों मीटर तक आगे तक फैली हुई थी, ठीक ज़िशेन के सामने, जो वास्तव में चौंकाने वाला था। इसे शक्ति कहते हैं, बहुत भयंकर। लिंग जियो को लगा कि उसका गला थोड़ा सूख गया है और डर लगने जैसा एहसास हो रहा है। बैल देवता ने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि अपना सिर उठाया और अपनी लाल आंखों से दूर से ज़िशेन को देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार और उदासीनता का भाव था और ज़िशेन अपने पैरों के बल खड़ा रहा, अपनी गहरी सुनहरी पुतलियों से बैल देवता को उदासीनता से देखता रहा। सक्रिय रूप से हमला करने का कोई इरादा नहीं रखता था। मरे चूहे, अब तुम इतने काये कैसे हो गए हो और तुम में सीधे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। बैल देवता ने दहाड़ लगाए और उसके शरीर पर लिखे अजीब दिव्य पाठ से एक अजीब सी रोशनी निकली। फिर उसने जमीन पर अपने पैर पटके, उसका शरीर अचानक ऊपर उठा, विशाल कुल्हाड़ी उठाई और फिर से ज़िशेन के सिर पर वार किया। जाहिर है उसने महसूस किया कि ज़िशेन उससे डरता था, इसलिए वह ज़िशेन को नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। मैंने तुम्हें विनम्रतापूर्वक सलाह दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस मामले में मुझे खेद है। ज़िशेन की आवाज़ ठंडी थी और उसकी नज़रें नियुशेन पर टिकी थीं। जब नियुशेन उससे 3 या 5 मीटर दूर था तो उसकी पूंछ अचानक बाहर निकल आई। इस समय लिंग जियो आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। ज़िशेन की पूंछ जुवानबू जैसे विशाल सांप की निकली। विशालकाय सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली और नियुशेन की कलाई पर जोर से काट लिया। देखिए गुरुजी, ज़िशेन अब कोई साधारण चूहा नहीं है। वह सोना खाने वाले चूहे और जुवानबू का मिश्रण है। इसमें कोई गलती नहीं है। वह पूंछ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। शेंडियन भी स्टोरेज रिंग में आश्चर्य से चिल्लाया। जब नियुशेन ने पाया कि पूंछ उसके हाथों की ओर काट रही है तो उसने चकमा नहीं दिया।
क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने इस कुल्हाड़ी से काटा तो वह निश्चित रूप से सीधे ज़िशिन को मार देगा। दुर्भाग्यवश उनके निर्णय में बहुत गंभीर त्रुटि थी। जब विशाल कुल्हाड़ी नीचे गिरी तो उपदेवता ने अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। उसी समय विशालकाय सांप ने बैल देवता की भुजाओं पर भी डस लिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दो ध्वनियां लगभग एक ही समय पर सुनाई दी। एक तो उपदेवता द्वारा विशाल कुल्हाड़ी को काटने की आवाज थी और दूसरी विशाल सांप द्वारा बैल देवता की भुजाओं को काटने की आवाज थी। टकराना। बैल देवता जमीन पर गिर पड़े। तार्किक रूप से उन्हें अपनी भुजाएं काट लेने के बाद पीछे मुड़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन यह आदमी 12 पशु देवताओं में से एक होने के योग्य था। वह पीछे नहीं हटा बल्कि अपने सींगों से उपदेवता की गर्दन पर वार किया। इस समय उपदेवता के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके शरीर पर लगा कठोर कवच बेसल्ट के तराजू की तरह चमक रहा था और बचाव तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गया। उपदेवता के पास न केवल एक भयानक हमला है बल्कि एक भयानक रक्षा भी है। यही कारण है कि यह 12 जानवर देवताओं का नेता बन सकता है। अरे मरे हुए चूहे, तुम्हें इसका पछतावा होना चाहिए। मैं अब पहले वाला बैल देवता नहीं रहा। अब मैं भी तुम्हारी तरह दूसरे परिवर्तन के शुरुआती चरण में पहुंच गया हूं। तुम्हें मर जाना चाहिए। बैल देवता की लाल आंखें ठंडी और क्रूर थीं और उसके तीखे सींग उपदेवता के तराजू को बुरी तरह छेद रहे थे। टकराना। भयानक बल से उपदेवता सीधे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे और फिर गुफा की दीवार से जोर से टकराए। न केवल उसके मुंह से खून बह रहा था बल्कि उसकी गर्दन पर 2 शल्क भी थे जो स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त थे। यद्यपि यह पूरी तरह से टूटा नहीं था, फिर भी इसमें आ गई थी। ये देखा जा सकता है कि इस बैल भगवान की शक्ति वास्तव में भयानक है। कम से कम ताकत के मामले में उपदेवता स्पष्ट रूप से उससे हार गए। लेकिन अब दोनों पक्षों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे ही उपदेवता उड़े, पूंछ पर स्थित सांप के मुंह ने बैल देवता की गर्दन पर जोर से काट लिया। यद्यपि वह काट तो नहीं सका, परंतु मांस का एक टुकड़ा फाड़ कर ले गया। हा 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 हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। बैल देवता घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े और उनके प्राण धीरे धीरे फिसलने लगे। यद्यपि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का दृश्य बहुत सरल था, बस शरीरों की टक्कर थी। यह मत भूलिए कि उनकी साधना वहां थी। यहाँ तक कि मामूली टक्कर भी बड़ी क्षति का कारण बन सकती है। बैल देवता की गर्दन लगभग टूट चुकी थी और उसकी भुजाओं से खून बह रहा था। ये स्पष्ट था कि वह मौत से बहुत दूर नहीं था। दूसरी ओर उपदेवता भी खून थूक रहा था और उसकी गर्दन पर मौजूद शल्क अंततः टूट गए, जिससे 2 रक्त छिद्र प्रकट हो गए और खून सीधे बाहर निकल आया। तुम सचमुच पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। हम 12 लोग जो कभी अच्छे भाई थे, एक उबाऊ लड़ाई के कारण इतने दुखद अंत तक पहुंच गए। मैं इससे बहुत नफरत करता हूं। ज़िशेन नियुशेन के हमले के कारण क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसे दुख हुआ। जुवानवु महाद्वीप के 12 पशु देवता दूसरों द्वारा मूर्ख बनाए गए और दूसरों के खिलौने बन गए। ये वास्तव में दुखद था। यह अफसोस की बात थी कि नियुशेन अब उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। नियुशेन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अंततः उसकी जान चली गई। ज़िशेन ने उठने के लिए संघर्ष किया, नियुशेन के शरीर को अपनी पीठ पर उठाया और लिंग जियो की ओर चल दिया। लिंग जियाओ चौंक गया, उसे डर था कि उसे खोज लिया जाएगा। लेकिन जब ज़िशेन उसके पास पहुंचा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह कोई भौतिक इकाई नहीं थी। ज़िशेन उसके शरीर से होकर गुजर सकता था। यह मूर्ति में संरक्षित स्मृति होनी चाहिए। जब लिंग जियाओ को ये बात समझ में आई तो उसे अब डर नहीं लगा। वह ज़िशेन का पीछा करते हुए उस अंधेरे घोंसले में वापस चला गया जहां वह पहले दिखाई दिया था। पुत्र देवता ने बैल देवता के शरीर को एक कब्र में रख दिया और स्वयं दूसरी कब्र में लेट गया। इस समय लिंग जियो ने पाया कि यह 12 जानवर देवताओं की आत्मा कब्र थी। उनके शरीर गायब हो गए, वे मर गए, लेकिन पुत्र देवता ने 12 पशु देवताओं की आत्माओं को इस स्थान पर दफना दिया। जब बैल देवता और पुत्र देवता सभी मर गए तो लिंग जियाओ ने बीच में एक ऊंची कब्र देखी। इस पर स्पष्ट रूप से कुछ शब्द लिखे थे, योद्धाओं जो यहाँ प्रवेश करने के लिए किस्मत में हैं, जुवानवु महाद्वीप पर बिखरे हुए 12 पशु देवताओं के अवशेषों को खोजें और आपको अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त होगी। जुवानवु महाद्वीप पर पौराणिक जानवर देव योद्धा बने। शिलालेख पर एक पैराग्राफ भी है, हम तुम्हें शक्ति देते हैं, तुम्हें हमारे लिए केवल एक काम करना है।
जब तुम 12 पशु देवताओं के विरासत में मिले अवशेषों को इकट्ठा कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। अब चुनो, बस हार मान लो या मेरे पुत्र परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार करो। लिंग जियो जानता था कि उसे जो चूहे की मूर्ति मिली थी वह संभवतः ज़िशेन की विरासत थी। क्या लिंग जियाओ जुवानवु महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली विरासत को छोड़ने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। उस लड़ाई को देखने के बाद लिंग जियो शायद यह अनुमान लगा सकता था कि ज़िशेन उससे बदला लेना चाहता था। यह उचित है, वह 12 पशु देवताओं की शक्ति प्राप्त करता है और फिर उनसे बदला लेता है। यह एक सौदा है, स्वीकार करना। लिंग जियाओ ने स्वीकृत विकल्प पर अपना हाथ दबाया। उस समय लिंग जियो फूस की झोपड़ी में लौट आया, लेकिन उसके शरीर को अचानक वैसा ही दर्द महसूस हुआ जैसा उसने विदेशी जानवरों का कड़ाही खोलते समय महसूस किया था। चिची, लिंग जियाओ के शरीर के हर हिस्से में फाड़ने वाला दर्द फैलता रहा। लिंग जियो ने अपने दांत भींच लिए और चिल्लाया नहीं। उसने अतीत में ऐसी बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और जो पीड़ा उसने अनुभव की वह केवल वही पीड़ा नहीं थी जो उसने आज अनुभव की है, इसलिए वह इसे सहन कर सकता है। इसके तुरंत बाद उसने पाया कि उसकी त्वचा की सतह पर अजीब तरह से गहरे सुनहरे रंग के पपड़ीदार परत उभरने लगी थी। ये शल्क कांटों की तरह थे जो सीधे उसके कपड़ों को छेदकर उन्हें उजागर कर रहे थे। उसने स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि ये तराजू ज़िशेन के शरीर पर थे। इसमें भयानक रक्षा क्षमताएं और शक्तिशाली आक्रमण क्षमताएं दोनों हैं। इतना ही नहीं, उसके हाथ और पैरों पर भी वही गहरे सुनहरे रंग के धब्बे उभर आए। यह अत्यंत क्रूर दिखता है। जैसे ही पपड़ियां दिखाई दी, चुभने वाले दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो जाना चाहता था। तभी उसके मुंह से और भी भयानक डंक की आवाज निकली। उसके मुंह के अंदर वास्तव में तीखे दांतों का एक मुंह था जो उसके अपने दांतों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने तो ये भी महसूस किया कि ये दांत आध्यात्मिक हथियार को भी आसानी से कुचल सकते हैं। ये तो सोना खाने वाले चूहे का दांत होना चाहिए। यद्यपि वे मानव दांतों के समान ही होते हैं तथा उनकी संरचना भी लगभग समान होती है, फिर भी वे अधिक तीखे और कठोर होते हैं। सबसे भयानक बात कि लिंग जियो की पीठ से एक पूंछ निकल रही है। ये पूंछ 3 मीटर से अधिक लंबी विषैले सांप जैसी होती है। लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी दृष्टि और चेतना पूरी तरह से इस पूंछ के साथ साझा की गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो पूंछ पर बैठी आंखें जो कुछ भी देख सकती हैं, वह उसे अपने मन में ग्रहण कर सकता है। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अचानक राक्षस क्यों बन गया। लिंग जियो वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सका। दैनिक गतिविधियों के लिए बेशक वह अभी भी अपने मूल शरीर को प्राथमिकता देते हैं। अरे शेंडियन, क्या तुम एक सुविज्ञ व्यक्ति नहीं हो? मुझे बताओ, अब तुम क्या सोचते हो कि मैं कैसा हूँ? लिंग जियाओ को कोई खास डर नहीं लगा। आखिरकार उसने पहले भी ड्रैगन परिवर्तन का अनुभव किया था। हालांकि जानवर परिवर्तन ड्रैगन परिवर्तन से कुछ अलग था, फिर भी यह स्वीकार्य था और वह तुरंत भयभीत होकर बेहोश नहीं होगा। मास्टर, चिंता मत करो, आपको पहले ड्रैगन में बदलने का अनुभव होना चाहिए था। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है। मुझे कहना होगा, मास्टर, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। आपने स्वयं 4 गुना परिवर्तन का एहसास किया है। शेंडियन ने मुस्कुराते हुए बताया, तथाकथित 4 परिवर्तन। पहला स्तर सामान्य मानव रूप है, जो सामान्य जीवन और सामान्य लड़ाइयों में प्रयुक्त रूप है। दूसरा स्तर अर्ध पशु रूप है। मेरा मानना है कि आप ये भी जानते होंगे कि इसका मतलब है कि शरीर का वह हिस्सा पशु में बदल जाता है। शक्ति सामान्य रूप से अधिक मजबूत होगी, लेकिन तीसरे स्तर से कमजोर होगी। तीसरा स्तर पूर्ण पशु रूप है। इस रूप में आप युद्ध में बेहद शक्तिशाली हैं और आप मानव रूप में सभी मार्शल आर्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। चौथा स्तर जानवर का रूप है। ये पूरी तरह से अपना मानवीय रूप खो देगा, केवल इसकी चेतना बनी रहेगी। इसकी जंगली लड़ने की शक्ति चरम पर पहुंच जाएगी, लेकिन यह मानव मार्शल आर्ट का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। शेनडियान के शब्दों को सुनने के बाद लिंग जियो को पता चला कि यह वास्तव में उस ड्रैगन परिवर्तन के समान था जिसे उसने स्वयं बनाया था। अंतर यह हो सकता है कि ड्रैगन रूपांतरण के समय कोई संगत विरासत उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब चीजें अलग हैं। 12 जानवर देवताओं के पास अपने अपने विरासत में मिले अवशेष हैं। लिंग जियाओ के जानवर में तब्दील होने के बाद वह पूरी तरह से उनकी लड़ाई के तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। ये पिछले ड्रैगन परिवर्तन की तुलना में अधिक व्यापक और व्यवस्थित है। इस समय एक भयानक ऊर्जा लगातार लिंग जियो के शरीर पर प्रभाव डाल रही थी। उसकी मेरिडियन और मांसपेशियों द्वारा लगातार अवशोषित किया जा रहा है।
और उनकी शारीरिक फिटनेस और साधना में भी जबरदस्त सुधार हो रहा है। उसे अभी अभी यिन यान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण, नरक के प्रथम स्तर में पदोन्नत किया गया था तथा साधना के मध्य चरण तक पहुंचने के हल्के संकेत दिखाई दे रहे थे। वह निश्चिंत हो सकता है कि जब ये सारी ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगी तो उसे सफलता मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस समय उसके हाथों में फिर से तेज दर्द हुआ और लिंगजियो ने पाया कि उसके हाथ पंजों की दिशा में बढ़ रहे थे। तीखे पंजे धीरे धीरे आकार लेने लगे। ये पुनर्तः पशुकरण का संकेत हो सकता है। हालांकि लिंगजियो को ये बहुत पसंद नहीं आया। उसे बस एक हाथ पर पंजे उगाने की जरूरत थी और दूसरे हाथ से तलवार पकड़ना भी संभव था। ये सबसे अच्छा था क्योंकि इससे मार्शल आर्ट करना आसान हो जाता। जब उनके विचार सामने आए तो वास्तव में उसी समय परिवर्तन घटित हुए। इस क्षण वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये पता चला है कि इस परिवर्तन को आत्मिक शक्ति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप जहां चाहे वहां जानवर में तब्दील हो सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से अधिक सुविधाजनक है। ये जानकर लिंगजियो को धीरे धीरे राहत महसूस हुई। उन्होंने राहत की सांस ली और अपने शरीर और साधना को मजबूत करने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा को निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 2 दिन और 2 रातों के बाद लिंगजियो ने अंततः अपनी आंखें खोली। इस समय तक उसका शरीर पूरी तरह से मनुष्य जैसा हो चुका था और उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। बिल्कुल, मैं वापस बदल सकता हूँ। ये बुरा नहीं है। लिंगजियो बहुत अच्छे मूड में था। इस बार उसने लापरवाही से 30 योगदान अंक खर्च करके एक मूर्ति खरीद ली, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उपदेवता की लंबे समय से खोई हुई विरासत होगी। गुरुजी, मुझे लगता है कि आपकी आभा पहले से अधिक प्रबल हो गई है। आपके शरीर पर कुछ निशान गायब हो गए हैं। शेन डियान कुछ कहे बिना न रह सका। जब उसने ये कहा तो लिंगजियो को अचानक एहसास हुआ कि इस तरह के जानवर परिवर्तन के बाद उसका शरीर फिर से बदल गया था। बेशक ये पूर्ण परिवर्तन नहीं था, बल्कि मूल जुबानजी शरीर पर आधारित एक सुदृढ़ीकरण था। उनकी साधना वास्तव में नरक के प्रथम स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत पहले से कम 10 गुना अधिक हो गई थी। उसकी ताकत पहले से ही कम नहीं थी, और अगर ये 10 गुना बढ़ जाती, हाँ, यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल ताकत के आधार पर समान स्तर की साधना वाले योद्धा उसके विरोधी नहीं होंगे। भले ही वह अपना सामान्य रूप बनाए रखे, लेकिन एक पशु देव योद्धा का गुण वास्तव में एक साधारण योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। दूसरे शब्दों में, भले ही उसकी साधना का स्तर टूट न जाए, लेकिन लिंगजियो की वर्तमान ताकत पहले से अधिक मजबूत है। पहले तो उसे यकीन नहीं था कि वह उस बेवकूफ शाह को हरा पाएगा, लेकिन अब अगर उसकी मुलाकात शाह से होती है, उसके जीतने की संभावना 70% है, और वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग किए बिना है। मुख्य बात कि यह शरीर वास्तव में बहुत मजबूत है। जानवर योद्धाओं को वास्तव में साधारण योद्धाओं की तुलना में अधिक लाभ होता है, अर्थात राक्षस क्रिस्टल नाभिक की रूपांतरण दर अधिक कुशल होती है, और इसका अभ्यास सूर्य और चंद्रमा के सार की मदद से किया जा सकता है। हालांकि लिंगजियो अतीत में ड्रैगन में बदल सकता था, लेकिन यह उसके लिए लड़ने का एक तरीका था, अस्तित्व का एक रूप नहीं। लेकिन अब वह एक असली जानवर भगवान योद्धा है। इन लाभों के साथ भविष्य में उसकी साधना की गति और अधिक तेज हो जाएगी तथा सफलताएं प्राप्त करना दूसरों की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा। बैंग बैंग बैंग, लिंगजियो अंदर देख रहा था, तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। यह आपकी बड़ी बहन फैंगरू है, शेन डियान ने कहा। ये सुनकर कि यह फैंगरू है, लिंगजियो खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर आगे बढ़ा। यदि कोई और होता तो वह सचमुच हिलने डुलने में बहुत आलसी होता। लिंगजियो को देखकर फैंगरू को राहत महसूस हुई। तुम 2 दिन और 2 रात तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। वरिष्ठ बहन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, लिंगजियो मुस्कुराया और उसके दिल में एक गर्म धारा बह निकली। अगर कोई परवाह करता है तो यह अच्छी बात है। जब तक सब ठीक है, मैं चियान एर के मामले के कारण आपके पास आया हूँ। फैंगरू ने आह भरते हुए कहा, 2 दिन पहले आपने चियान र को घायल कर दिया था। हालांकि हॉल मास्टर लिन के अमृत से चियान र ठीक हो गई, लेकिन इस घटना ने चिशियान पर्वत के स्वामी चिलियान को अभी भी परेशान कर दिया। वह वास्तव में किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछने आई थी। यदि पहाड़ के मालिक ने उसे नहीं रोका होता तो परिणाम भयावह हो सकते थे।
तो फिर मुझे पर्वतारोही को और अधिक धन्यवाद देना होगा। जिस पर्वत गुरु फैंग-रू का उल्लेख किया गया था, वह स्वाभाविक रूप से ब्लैक फेरी पर्वत के पर्वत गुरु थे। धन्यवाद, लेकिन ब्लैक इमोर्टल माउंटेन के स्वामी के रूप में उसे आपकी रक्षा भी करनी चाहिए। आखिरकार, हॉल मास्टर लिन ने आपको पहले ही दंडित कर दिया है। चिलियान के आपके दरवाजे पर आने का कोई कारण नहीं है। फैंग-रू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने ये कहा तो अचानक उसकी भौहें तन गईं। वरिष्ठ बहन, अगर आपको कुछ कहना है, तो सीधे कह दीजिए। मैं, लिंग जियो, हमेशा अपने लिए काम करता रहा हूँ और कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ देख सकता था कि फैंग-रू उलझन में थी कि वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि उसे कहना चाहिए या नहीं। फिर उसने पूछा, यह इस तरह है, मास्टर चिलियन को शांत करने के लिए हमारे पर्वत मास्टर ने ले युआन जेड का आधा हिस्सा दिया जो कि ब्लैक इमोर्टल माउंटेन के लायक था, चिक्सियन माउंटेन को। फैंग-रू ने आह भरते हुए कहा, इसलिए युवानियों को 8 अमर पर्वत पर जाने पर ज्यादा कुछ नहीं मिला और हमारे काले अमर पर्वत को केवल 20 युआन मिले और 10 युआन एक ही बार में खो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्वतारोही मुझे ये बात आपको बताने नहीं देंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे फिर भी आपको ये बात बता देनी चाहिए। ले युवानियों वास्तव में क्या है? लिंग जियाओ ने असमंजस में पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? युआन यू एक विशेष रत्न है जिसे सीधे भौतिक शरीर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। सम्मेलन के बाद यह न केवल योद्धा के प्रतिरोध के एक निश्चित पहलू को बढ़ा सकता है, बल्कि योद्धा के हमलों में विशेषताएं भी जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ले युआन यू बिजली विशेषताओं और बिजली प्रतिरोध के साथ आता है। इसके अलावा हुओ युआन जेड, फैंग युआन जेड आदि भी हैं। ये चीज बहुत कीमती है। हालांकि आमतौर पर ये नियान क्षेत्र में प्रथम स्तरीय नरक साधना वाला योद्धा ज्यादा से ज्यादा युआन यू के एक टुकड़े को ही जोड़ सकता है, लेकिन जब तक साधना का स्तर एक बड़े क्षेत्र तक बढ़ा दिया जाता है, तब तक इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। युआन यू योद्धा के भौतिक शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मजबूती, साधना में सुधार और हमले को बढ़ाना सभी बहुत मददगार हैं। इसका उपयोग करने के बाद आपको पता चल जाएगा, फैंग-रू ने समझाया। आप इतनी अच्छी चीज साझा नहीं कर सकते। लिंग जियो को बहुत दुख हुआ, लेकिन ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने ले युआन जेड का आधा हिस्सा ची फेरी माउंटेन को दे दिया, और वह भी उसकी वजह से था। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया, वही कि चिशियान पर्वत से सारी ले युवानियों चुरा ली जाए। अब उसके पास सिशेन की विरासत है। शैडो सटेप के साथ संयुक्त रूप से यह निश्चित रूप से एक चोर है। हालांकि जिशेन एक पशु देवता है और जुवानवू के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी वह एक चूहे से बड़ा हुआ है। चूहे चोरी करने में सबसे अच्छे होते हैं। ये सोचते ही उसके होठों पर व्यंग्य उभर आया। यदि आप मुझे नहीं उकसाएंगे, तो मैं भी आपको नहीं उकसाऊंगा, लेकिन चूंकि आप मेरी चीजें छीनना चाहते हैं, तो मुझे माफ करें, मैं दूसरों के साथ उनके अपने तरीके से ही व्यवहार कर सकता हूँ। छोटे भाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? फैंग-रू ने चिंतित होकर पूछा जब उसने लिंग जियो के होठों पर व्यंग्य देखा। ये कुछ भी नहीं है, मैं खुद पर हंस रहा हूँ। मैंने वास्तव में चिक्सियन माउंटेन को नाराज कर दिया और मुझे ये लाभ भी नहीं मिला। लिंग जियाओ ने आह भरी। पहाड़ के मालिक तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन झूठों बहुत दुखी है। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से उसे ले युवानियू कम मिला। फैंग-रू ने कहा, उस आदमी से मैंने अभी तक हिसाब नहीं चुकाया है, उसने मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे की? चेन हे का गायब होना शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने शाह की मदद की थी। लिंग जियो को ये पता था, लेकिन क्योंकि झोटोंग की साधना अपेक्षाकृत मजबूत थी और वह उसकी वर्तमान ताकत से मेल नहीं खाता था, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ये केवल अस्थायी है। सिर्फ इसलिए कि वह अब झोटोंग को नहीं उकसाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। शाह को मारने के बाद झोटोंग अगला बदकिस्मत आदमी होगा। कम से कम उसे सबक तो सिखाया ही जाना चाहिए। उसे मारा जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चेन ही के गायब होने में उसकी क्या भूमिका थी। मुझे लगता है कि आपको अभी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले शाह ने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में एक दिन और एक रात तक आपका इंतजार किया, लेकिन आपने नियुक्ति का पालन नहीं किया। उसने पहले ही निचले 8 अमर पर्वत में यह बात फैलाना शुरू कर दिया है कि आप जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं, और आप अब एक इंसान नहीं हैं। फैंग-रू ने फिर कहा। लिंग जियो मुस्कुराया। वह पिछले 2 दिनों और 2 रातों से बाहर नहीं गया था। बहुत सारी चीजें वास्तव में हुई थी, लेकिन उसे शाह की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे जो कहना है कहने दो। आखिरकार
8 अमर पर्वत पर जाने वाले बहुत से लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। भले ही वे कहें कि मैं जीवन के लिए लालची हूँ और मृत्यु से डरता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुंह उनके मुंह पर है और मुझे परवाह नहीं कि वे क्या कहते हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। उसने भूत जेल में मुकदमा शुरू होने से पहले ही कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया था, ताकि शाहाई को साधना में उसके महान सुधार का पता न चले और वह भूत जेल में उस आदमी को मारने में सक्षम न हो। आप सचमुच विचारशील हैं। फैंगरू को लिंगजियो के लिए दुख हुआ, लेकिन जब उसने लिंगजियो के शांत चेहरे को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। लिंग जियाओ ने कहा, वरिष्ठ बहन, इस तरह के जीवन और मृत्यु के अखाड़े का कोई मतलब नहीं है। अगर जीवन और मृत्यु का द्वंद्व आपकी जान बचाने के लिए है, वरिष्ठ बहन, तो यह एक और मामला है। ये सुनकर फैंगरू के गालों पर लाली छा गई और उसकी आंखें कोमलता और प्रशंसा से भर गईं। जिस व्यक्ति ने उससे पहले यही बात कही थी, वह उसका भाई था, लेकिन उसके भाई की प्रवेश परीक्षा के दौरान डाकुओं ने हत्या कर दी थी। अब मुझे डर है कि लिंगजियो ही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसकी परवाह करता है। भाई फैंगरू की मौत के वास्तविक कारण के बारे में लिंगजियो ने कुछ नहीं कहा और स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लिंगजियो मुख्य रूप से चिंतित था कि फैंगरू कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा और उसे मोफेयू से बदला लेना होगा, जो कि परेशानी भरा होगा। वह मोफेयू का कोई मुकाबला नहीं है और फैंगरू की संभावना तो और भी कम है। इसलिए इस मामले को जितना हो सके उतने दिनों तक छुपाए रखें। वैसे वरिष्ठ बहन, क्या भूत जेल परीक्षण की सही तारीख निर्धारित हो गई है? लिंगजियो ने विषय बदल दिया। वह स्वभाव जीवन और मृत्यु द्वंद्व पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी भूत जेल परीक्षण में शाहाई को नष्ट कर दो। तथाकथित उपहास और बदनामी लिंगजियाओ को बच्चों की चाल से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। उसे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि जब वह भूत जेल परीक्षण में पहले बाहर आएगा और शाह अंदर मर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। खैर, यही एक कारण है कि मैं इस बार यहाँ आया हूँ। भूत जेल परीक्षण की सटीक तारीख तय हो गई है। मैं आपको 5 दिन बाद सूचित कर दूंगा, ताकि आप अन्य काम करने में स्वतंत्र हो सकें। लेकिन पीछे हटने की कोशिश मत करो, अन्यथा ये पलक झपकते ही गुजर जाएगा। फैंगरू ने याद दिलाया। अभी 5 दिन बाकी हैं। बहुत बढ़िया शाहाय, तुम्हें 5 दिन और अच्छे से जीने दो। इन दिनों तुम थोड़ा और घमंडी हो सकते हो, लेकिन जब वह दिन आएगा तो मैं तुम्हें आधी रात को मरने दूंगा। 5वें पहर तक बचने के बारे में सोचना भी मत। लिंगजियो के दिल में हत्या का इरादा पनप रहा था। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। क्या मुझे किसी और बात पर ध्यान देने की जरूरत है? लिंग जियाओ ने पूछा। खैर, इस बार लोअर 8 इमॉर्टल्स माउंटेन पर परीक्षण एक ही समय में आयोजित किए जाएंगे, इसलिए शाहाई और चियान एर निश्चित रूप से भाग लेंगे। क्योंकि इस परीक्षण में वे सभी शिष्य शामिल हैं जो बक्सियन पर्वत के यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच चुके हैं। हमारे ब्लैक फेरी माउंटेन में 2 लोग भाग ले रहे हैं, एक आप हैं और दूसरे फैंगयू हैं। फैंगयू टीम का नेतृत्व करेंगे और समय आने पर आपको उनकी व्यवस्था सुननी पड़ सकती है। फैंगरू ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है। अगर चेन ही गायब नहीं हुआ होता तो वह उनमें से एक होता। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर है कि मैं कभी भी यिन यांग क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यह असंभव है वरिष्ठ बहन। क्या मैंने आपको एक यिन यांग नरक की गोली और 10 यिन यांग युवानली गोलियां नहीं दी थी? उन गोलियों के साथ आप अभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। फैंगरू ने अपना सिर नीचे कर लिया, झिझकते हुए और अवाक। बहन, अगर तुम सचमुच मेरे साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहती हो तो बस इतना कह दो। लिंगजियो की आवाज अचानक ठंडी हो गई। जब तक आपकी नजर में मैं, लिंगजियो, आपका दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? बेशक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। वास्तव में मैंने यिन यांग नरक की गोली और 10 यिन यांग युवानली गोलियां चियान एर को दी और उसने उनका उपयोग अपने अधीनस्थों झोउ चुई नामक एक योद्धा के लिए किया जो टूटने वाला था। फैंगरू ने असहाय होकर कहा, चिलियान उस समय बहुत शोर मचा रही थी। मैंने उसे ले युआन जेड का आधा हिस्सा दिया, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने उन चीजों को चियान र को दे दिया और फिर मैंने उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया। गधे! लिंगजियो अचानक गुस्से से दहाड़ा। ओह वरिष्ठ बहन, डरो मत। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये झोउ चुई वास्तव में बहादुर है। उसने मेरे द्वारा दी गई गोली का उपयोग करने की हिम्मत की। मैं उसे थूकने पर मजबूर कर दूंगा।
क्या ये सही नहीं है? क्या झोंग चुई को समाप्त नहीं किया गया था? वह अभी भी चिक्सियन पर्वत में कैसे शामिल हो सकता है? लिंग जियो को अचानक एहसास हुआ कि यह संभवतः एक डुप्लीकेट नाम नहीं था, क्योंकि आठमर काउंटी में भले ही डुप्लीकेट नाम थे, जिन लोगों की कोई स्थिति नहीं थी, उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उन्हें बदल दिया होगा, और वे कभी भी झोंग परिवार के युवा मास्टर के समान नाम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। कनिष्ठ भाई, क्या तुम भूल गए? ये निचले 8 अमर पर्वत हैं, जो 3 प्रमुख परिवारों द्वारा नियंत्रित हैं। झोंग चुई की योग्यता अच्छी है, इसलिए चिलियान द्वारा उसे स्वीकार किया जाना सामान्य बात है। फैंगरू ने आह भरी। झोंग चुई, मूल्यांकन के दौरान आपने मुझसे निपटने के लिए किसी को काम पर रखा था। पिछली बार 8 अमर काउंटी में आपने मुझे फिर से धोखा दिया। इस बार आपने मेरी बड़ी बहन की चीजें लेने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस होगा। लिंग जियाओ की आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि बिना किसी परेशानी के झोंग कुई को कैसे मारा जाए। आपके दिमाग में क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था, मुकदमे में इनाम तो मिलेगा ही ना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेशक लिंग जियाओ उसे झोंग कुई को मारने के लिए नहीं कहेगा। फैंगरू ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन बस जवाब दिया, निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। भूत जेल में हर बार जब आप ये न्यान क्षेत्र में प्रथम स्तरीय नरक साधना वाले किसी कैदी या राक्षस को मारते हैं, तो आपको एक योगदान बिंदु मिल सकता है, और नेता को मारकर आप मार्शल आर्ट पुरस्कारों का एक सेट और एक मेल खाता आध्यात्मिक हथियार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लिंग जियो की अचानक रुचि खत्म हो गई। अब उनकी मार्शल आर्ट और हथियारों में बहुत कम रुचि रह गई है। लेकिन फैंगरू के अगले शब्दों ने उसकी दिलचस्पी फिर से जगा दी। भूत जेल का नेता युआन नेंग है, जो 10वीं सरगना था और कभी 8 अमर काउंटी में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक सर्वशक्तिमान योद्धा है। वह विभिन्न हथियारों से हमला करने में माहिर है और उसके पास संबंधित मार्शल आर्ट भी है। क्या ये युआन नेंग पंजा तकनीक जान सकता है? लिंग जियो को एहसास हुआ कि अगर वह पूरी तरह से एक जानवर में बदल गया तो उसकी तलवार कौशल असुविधाजनक होगी, लेकिन उसके पंजे का कौशल बहुत काम आएगा। अब जब वह एक पशु देवता योद्धा बन गया है, तो उसे अभी भी कुछ इसी तरह की चालें सीखने की जरूरत है। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि यह जेड ग्रेड की एक मध्यवर्ती पंजा तकनीक है, नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ। फैंगरू ने उत्तर दिया, पंजा तकनीक का ये सेट जेड स्तर के मध्यवर्ती मार्शल आर्ट के बीच भी बेहद उत्कृष्ट है। यह अफसोस की बात है कि जानवर योद्धा अब विलुप्त हो गए हैं। अन्यथा अगर जानवर योद्धाओं ने ये पंजा तकनीक सीखी होती तो वे बहुत शक्तिशाली होते। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया। जानवर योद्धा अतीत में गायब हो गया था, लेकिन आज से ये फिर से जीवित हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि यह युआन नेंग एक योद्धा है जिसने यिन यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर के शुरुआती चरणों में साधना की है, और वह एक प्रथम स्तर का योद्धा है, इसलिए वह यिन यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर में साधना करने वाले औसत योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फैंगरू ने कहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अकेले उसका सामना न करो, अन्यथा तुम बिना जाने ही मर जाओगे। दूसरों के साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। लिंग जियो ने सहजता से सहमति जताई। यद्यपि वह यिन यांग क्षेत्र की प्रथम स्तरीय साधना और नरक के द्वितीय स्तर को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा और उसके पास अभी भी जीतने की 20 से 30% संभावना है। पलायन हमेशा ठीक है। तो इस बार भूत जेल में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि हमें दूसरों को पहले ऊर्जा का उपभोग करने देने के लिए कुछ रणनीति का उपयोग करना होगा और फिर इसे स्वयं करना होगा। हालांकि इस तरह की मानसिकता वाले एक से अधिक लोग हैं, लेकिन लिंग जियो का मानना है कि जब सस्ते दामों पर सामान खरीदने की बात आती है तो कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं जा रहा हूँ। सावधान रहना। भूत जेल परीक्षण से पहले दूसरों के साथ संघर्ष करने की हिम्मत मत करना। फैंगरू वास्तव में लिंग जियो के बारे में चिंतित थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। लेकिन उसके जाने के बाद लिंग जियाओ ने झोपड़ी छोड़ दी। बेशक अपनी पटरियों को छिपाने के लिए उसने अपनी जुड़वा मार्शल आत्माओं को अभ्यास करने के लिए झोपड़ी में छोड़ दिया। जब तक वह 8 अमर पर्वत को नहीं छोड़ता तब तक जुड़वा मार्शल आत्माएं गायब नहीं होंगी। इस तरह वह जो चाहे कर सकता है। फैंगरू की पीठ की ओर देखते हुए लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, बहन फैंग, मुझे खेद है, मुझे झोंग चुई को मारना होगा और मैं इस आदमी को दुनिया में जीवित रहने की अनुमति कभी नहीं दूंगा।
यदि वह आज आपका अमृत चुराने का साहस करता है तो वह कल आपको मारने का भी साहस करेगा। मैं पहले ही एक छोटे भाई को खो चुका हूँ और मैं एक और बहन को नहीं खोना चाहता। इसके बाद उसकी आकृति सीधे फूस की झोपड़ी में गायब हो गई। फूस की झोपड़ी में एक भयानक छेद दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि चूहे बिल खोद सकते हैं और यह बिल्कुल सच है। लिंग जियो की पुनर्तः पशुवत अवस्था में प्रवेश करने के बाद गड्ढा खोदने की गति सीधे उसकी जमीन पर दौड़ने की गति के बराबर हो गई। इस बार वह जिस स्थान पर जा रहा था वह चिशियान पर्वत था। मेरा मानना है कि झू चुई, चियान, एट, शाह हाय और अन्य लोग वहां हैं और ली युवानियों भी वहां होना चाहिए। ताई ची आए और छेद खोदने के कौशल के साथ उन्होंने इस चूहे के बिल को सीधे चिक्सियन पर्वत के गोदाम से जोड़ने की योजना बनाई। बेशक उसे रास्ते में कुछ और मोड़ लेने पड़े ताकि अगर कुछ हो जाए तो बचकर निकलना आसान हो जाए। लगभग आधे घंटे में लिंग जियो ने निचले 8 अमर पर्वतों के बीच ब्लैक फेरी पर्वत और चिक्सियन पर्वत को जोड़ दिया था।